सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नौ मई के 8 केसेस में जमानत के लिए इमरान खान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में का आगाज हो गया है। अदालत ने हुकूमत पंजाब से जवाब तलब कर लिया है। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए हैं, लेकिन दीगर पीटीआई रहनुमाओं को 10-10 साल सजाएं हो गई हैं। सजा याफ्ता रहनुमाओं की जायदादों की नीलामी का अमल भी शुरू होने वाला है। उधर अलकादर केस में भी इमरान खान के अलावा दीगर मुल्जिमान की जायदादों की नीलामी का इश्तिहार जारी हो गया है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली और सेनेट के नए अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल रोक दिया है। दूसरी तरफ नून लीग की आला क़यादत की मरी में अहम मुलाकात हुई है, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया है, क्योंकि वफाक और पंजाब हुकूमत के दरमियान कुछ वज़रा को लेकर तनाव की खबरें आ रही थी। देखना है कि इस मुलाकात में अहम फैसले क्या हुए हैं। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, स्टूडियोज में मौजूद हैं। मोहसिन बेग साहब वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। क्लासरा साहब जी, ये ख्वाजा साहब एपिसोड क्या हुआ है आपके नज़दीक, और ये क्या सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन के टिकटों के लिए मरी में बैठक हुई है? इस मुलाकात का एजेंडा क्या था? कुछ खबरें आप तक पहुँची? एक तो मेरा ये ख्याल है, कुछ लोगों से बात भी हो रही है कि ख्वाजा साहब ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है एक सरकारी अफसर की गिरफ्तारी पे, और जिस तरह की बाद में जाकर मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिले हैं, और मेरी कुछ इतलात ये भी हैं कि मामलात बड़ी हद तक उस अफसर के लिए सेटलमेंट की तरफ गए हैं। हाँ। 1 महीना वो दिया गया है कि महीने के अंदर वो उनकी ज़मानत वगैरह के इंतज़ाम भी कर दिए जाएँ। कि मतलब यह कि पंजाब हुकूमत के प्रोसिक्यूशन या जो महकमा है तो उनकी ज़मानत को अपोज नहीं करेगा। सो 1 महीना जो है ख्वाजा साहब के उनके साथ मामलात जो हैं वो बड़ी हद तक वो ठहर गए हैं, वो सेटल हुए हैं, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे PML नवाज़ के। इनके पहले जो बड़े हैवी वेट्स थे, अगर आप देखें कि शाहिद खान अब्बासी साहब थे, जावेद हाशमी साहब थे, चौधरी निसार अली खान साहब, मिफ्ता साहब, आपके मेहताब अब्बासी साहब, एक लंबी लिस्ट है जो पार्टी को छोड़ गए थे। सो आखिरी जो मतलब बचे हुए थे, जो बड़े एक अच्छे फेयर ब्रांड हैं, बात करते हैं, अपोजिशन को अच्छा खासा हैंडल करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़े इवन ब्यूरोक्रेसी को फिक्स करना है वो भी कर लेते हैं, मीडिया को भी 2-4 को आते जाते कोई सुना नहीं हो, ख्वाजा साहब वो काम भी कर लेते हैं। ख्वाजा साहब के बाद उनके पास बंदा कोई नहीं है जो उसको असम्बली में ज़रा किसी को जवाब दे दे, तगड़ा जवाब दे। जैसे राना सनाउल्लाह साहब हो गए या ये हो गए 2-3। राना सनाउल्लाह साहब तो मुशीर हैं, क्योंकि वो उसमें अच्छा, आप वो पार्टी से हटके पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहे हैं। आपकी मजबूरी पार्लियामेंट है, पार्टी से ज़्यादा इस वक्त पार्लियामेंट में फोकस है कि वहाँ पर कौन सा एक ऐसा बंदा है जो खड़ा हो के PTI को या किसी भी पार्टी को जवाब देने की कुव्वत रखता हो, सकत रखता हो, और ये फिल बदी एक अच्छी तकरीर कर सकता हो, जिसकी मतलब खबरें भी बने हैं, जिसकी उसके बाद एक वायरल भी, जैसे उन्होंने कहा था, PTI को नहीं कहा था 2014 के धरने के बाद जब वापस गए थे तो उन्होंने कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है, आप फिर आ गए। वो आज तक मशहूर ज़माना एक मतलब हिटिंग बैट्समैन है PMLN के। अच्छा, और बहुत सारी इस तरह के मैं लेना नहीं चाह रहा, बाज़ गैर पार्लिमानी चीज़ें भी हैं जो उन्होंने असम्बली में कहते हैं, मैं जिक्र नहीं कर। सो ऐसे बंदे की हर पार्टी को ज़रूरत होती है। जैसे पीपल्स पार्टी के पास वो कादर पटेल साहब हैं। हाँ। कादर पटेल साहब भी बड़ी चंगी अच्छी खासी मतलब सुथरी कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह अगर आप देखें कि उनके पास भी 2-4 हैं, मुराद सईद साहब होते थे, PTI के पास होते थे। फिर हमने देखा ये मस्ती खेल साहब हैं, उन्होंने भी ज़रा थोड़ी सी अपनी जो एंट्री उन्होंने भी डाली। इवन शहरयार अफरीदी साहब हैं, ये सारे थोड़े से लाउड बोलने वाले। असम्बली थोड़ा सा लाउड बंदे का काम है, ये डिसेंट ज़रा रोक रुका के आपकी तरह वाले बंदे का काम नहीं है। मुझे यकीन करें, मैं आपका फेस रीड कर गया था कि आप इसके बाद अगला जुमला ये बोलेंगे कि आपकी तरह के बंदे की जरूरत है। सो हैविंग सेड ऑल दिस, ख्वाजा साहब को नाराज करना, ऑफेंड करना PML नवाज अफोर्ड नहीं कर सकते। माजी में होता था कुछ जाता है तो चला जाए, उसका उन्हें नुकसान हुआ है, जो बड़े हैवी वेट छोड़ कर गए हैं नुकसान हुआ है। यस, उनके अब ये फीलिंग भी है कि शाहिद साहब को, सरदार मेहताब साहब को इस तरह के लोगों को पार्टी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। संजीदा लोग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, सूबा खाली हुआ है, आई एग्री। तो लिहाजा इसलिए ख्वाजा साहब को, लेकिन एक चीज़ है, इसलिए नहीं कि वो मेरे बेल्ट से हैं, लेकिन उन दोनों के पार्टी छोड़ने में कहीं उसूल कार फरमा था। ख्वाजा साहब वाला बंदा 13 करोड़ की रिकवरी हो गई है,
बाकी की अभी काफ़ी एक लिस्ट बाकी भी है। ये दोनों ज़रा उसूल के ऊपर कुछ थोड़ा कमेंट करूंगा इससे पहले कि आप मोहसिन बेग साहब की तरफ जाएं, वो वेट कर रहे होंगे। दो चीज़ें हैं, आपने असूल की बात की, मैं इस पर भी ज़रा बात है, कोई असूल का चक्कर नहीं था, मैं ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं सारी सी। अच्छा, आपके इलाके से होने का मतलब ये नहीं कि उन पर बात नहीं हो सकती, या उनके नाम के साथ काउंटर आर्गुमेंट बात सुने, या उनके नाम के साथ क्योंकि अब्बासी लगता है और आप भी अब्बासी हैं, लिहाजा बुनियाद पे नहीं। लाइटर नोट, आपने मुझे सिखाया था आज से कई साल पहले कि अपने इलाके के बारे में सोचना भी है, इलाके की डेवलपमेंट पे भी बात करनी है और अपने इलाके को डिफेंड भी करना है। डिफेंड भी करना है, थोड़ी सपोर्ट भी। मैंने लाइटर नोट में कहा प्लीज डोंट टेक इट एज एन ऑफेंस। सो बात ख्वाजा साहब को एक 17-18 के ग्रेड के अफसर की गिरफ्तारी पे इतना बड़ा रिएक्शन नहीं देना चाहिए। ख्वाजा साहब अपना कद काट देखें, और मतलब है एक सरकारी अफसर जिस पर इतने मैसिव इल्जामात हैं, बड़ी खिदमात हो उसकी, मतलब है अगर वो अगर थी भी सही तो सम टाइम इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट। इतना रोला डालने की, रिएक्ट करने की, अच्छा नाम बता दूंगा फिर बताएं, अब नाम भी नहीं बता रहे क्योंकि थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग होगी, 1 महीने का टाइम मिल गया है, मैं बता दूंगा किसके पुर्तगाल में जदाद है, किसके भाई नाम बता देना, वही गल है, वो है ना हमारा देहाती लतीफ़ा पूरा नहीं सुना रहा, मतलब सुनाया जा सकता हूँ तो मैं शिकायत ही लासा। मतलब ये क्या बात हुई आपकी कि अब आप कहेंगे मैं अब नाम बता दूंगा, अगर नहीं करेंगे मेरे बंदे को रिहा नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, फलाने की उसने की। तो यहाँ भी मैं और आप रऊफ भाई महरूम रहना, हज़ारा हो या साउथ पंजाब, हमारे लोग नहीं इस तरह खड़े होते जिस तरह जीटी रोड वाले अपने बंदों के लिए खड़े होते। एक हमारा बंदा खड़ा हुआ था, मैं आपको याद होगा, वो था कयूम जतोई साहब थे, वजीर थे यूसुफ गिलानी साहब के। करप्शन पे हमारा हक नहीं है। उन्होंने कहा जनाब हमारी बारी लगी है, साउथ के सराइकियों की बारी लगी है करप्शन करने की, आपको जेलसी हो रही है, आपको जेलसी, हमारा हक नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है, सो अपना हिस्सा सारा जो है ना ले लेते हैं, ये हमारे लोग भी ले लेते हैं। वैसे मैं उस सेंस में कह रहा था कि दोनों पे कम से कम आज तक उनकी सियासत में किसी करप्ट बंदे के लिए खड़े होने का, आप जरा बात कर लें, करप्ट बंदे के लिए खड़े होने का या फिर कोई फाइनेंशियल एम्बिग्यूटी या क्राइसिस का उन पे इल्जाम उस तरह दोनों पे नहीं है। हालांकि मैंने उन दोनों की सियासत पे प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, मरी में उन पर भी और एबटाबाद में सरदार साहब पे, दोनों पे बहुत तनकीद की है, लेकिन मैं उनकी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के ऊपर, आप जरा मोहसिन बेग साहब इस पे बात भी कर लेंगे जो आप फरमा रहे हैं। मोहसिन बेग साहब, मरी में सर क्या हुआ है, क्योंकि आपके तो देखें ना मसला ये है कि आप तो सहाफ़ी और तजियाकार कम है, आप तो इन सारे लोगों को बड़ा क्लोजली जानते हैं। ये मरी में क्या एपिसोड हुआ है, सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन थे या कुछ लंबी चौड़ी डिस्कशन है, ये क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया आदिल और क्लासरा साहब। बेसिकली मरी में तो नेचुरली ख्वाजा साहब को तो पर्पसली जो जिक्र क्लासरा साहब ने किया उसी के लिए बुलाया गया था। उस पे क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो नेचुरली जो लोग यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं वो पंजाब में इंटरेक्ट बहुत कम करते हैं, और पंजाब गवर्नमेंट टोटली इंडिपेंडेंट होके फेडरल से आज़ाद होके अपनी वर्किंग कर रही है, ना वो इनसे पूछते हैं ना इनकी राय लेते हैं। तो ख्वाजा साहब को तो उसी पर्पज़ के लिए बुलाया गया। नेचुरली शहबाज साहब ने और नवाज साहब ने कोई मीडिएशन की होगी। दूसरा मेन फोकस जो उन्होंने कहा वो ये जो ज़िमनी इलेक्शन आएंगे इनके लिए टिकटों का था, जो लोग पिछली बार कामयाब नहीं हो सके उनमें या कोई नए लोग लाना चाह रहे हैं। तो बात यह है कि जो ख्वाजा साहब ने जिस किस्म का रिएक्शन शो किया, नेचुरली मैं उस ADCR इकबाल संदेड़ा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ पे रावलपिंडी में भी रहे और फिर मरी में भी ऐसी रहे। अब जहाँ तक उनके ऊपर एलिगेशंस हैं करप्शन के, आई डोंट नो वो कहाँ तक सच है, क्योंकि यहाँ पे बंदा पकड़ा जाए तो अरबों खरबों की बात होती है। अगर आपको याद हो डॉक्टर आसिम के ऊपर भी इन्होंने 460 बिलियन का लगाया, मतलब फिगर्स इसी तरह आती हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है वो तो लेकिन मोहसिन भाई हैरान कुन बात है ना, पंजाब में इनकी गवर्नमेंट, वफाक में इनकी गवर्नमेंट, बंदा पकड़ा जाता है, अंदर का इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन फिर को मतलब गवर्नमेंट तो नहीं की है, इनको कोई PTI ने तो नहीं पकड़ लिया या PPP ने नहीं पकड़ लिया कि ये इस तरह परेशान हो। उसमें आदिल जो ख्वाजा साहब का रिएक्शन था पोर्चुगीज का, पुर्तगाल का, वो उन्हीं अफसरों के बारे में था जिन्होंने इनके ऊपर हाथ डाला है। उनकी एविडेंस मौजूद हैं कि उन्होंने सब ने जायदादें जो है पुर्तगाल में ली हैं। नेचुरली अपने नाम पे तो कोई भी नहीं लेता, वो फैमिली मेंबर्स के नाम पे ही लेते हैं सारे लोग। हाँ। तो वो जो थ्रेट थी या जो उन्होंने कहा कि मैं उसको ओपन करूंगा, वो आप समझ लीजिए 1,000,000% सच है, क्योंकि मेरे नॉलेज में है बहुत सारे लोगों ने वहां पे जाके प्रॉपर्टीज खरीदी। अगर आप खुद मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो तो फिर आप दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। और यहाँ पे
पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा हालात में तो करप्शन कोई मैंने नहीं रखती, क्योंकि उसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। जो नहीं इन्वॉल्व उस बेचारे का हाथ नहीं पड़ा, इसलिए वो ऑनेस्ट बना हुआ है। हाथ पड़ेगा तो आप देखिएगा वो पिछली जो लेट है वो भी निकाल लेगा। तो ऐसी सूरत में मेरा ख्याल में जो मरी में मीटिंग हुई उसमें वो ख्वाजा साहब को वाकई नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि शहबाज साहब का और नवाज साहब का खासा ख्वाजा साहब के हक में वोट है। मरियम बीबी भी वहाँ थी, तो कुछ बेहतरी मेरे ख्याल में निकल होगी, सेटल हो गया कुछ। हाँ, मेरे ख्याल में हो गया होगा और होना भी चाहिए। बाकी जो उसके केस हैं पर्सन के, तो वो तो नेचुरली अदालत में जाएंगे और वहाँ ही प्रूव करना कि क्या उन्होंने मेल प्रैक्टिस की या कहाँ उन्होंने करप्शन की। ठीक, बिल्कुल ठीक। क्लासर साहब, इस वक्त शरीफ फैमिली का आपके नज़दीक सियासी तौर पर सबसे बड़ा कंसर्न क्या है सारी सूरत हाल को लेकर? मेरा तो नहीं ख्याल है कोई कंसर्न होना चाहिए। मतलब अगर मुझसे पूछें एज ए उस रिपोर्टर के तौर पर, या हम पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ 22-23 साल से ज़्यादा हो गए हैं, हुकूमतें भी देखी हैं। मोहसिन साहब ने तो बहुत पहले की ये सारी हुकूमतें, मेक ब्रेक, बेग साहब ने देखा है सारा कुछ। मेरा नहीं ख्याल है, वैसे ही वो कहते निकम्मे बैठे हुए हैं, कोई काम काज नहीं है, तो वैसे कोई परेशानी है तो या कोई खुद ही बंदा, बाद लोग अपने लिए खुद परेशानी पैदा करें। हाँ, नवाज शरीफ साहब होते अगर इस वक्त वज़ीर आज़म, तो वो कोई ना कोई क्राइसिस तलाश कर लेते हैं, क्योंकि इतने अरसे बाद उन्हें थोड़ी सी वो होता है कि यार कोई काम ज़रा ठंडा हो रहा है, ज़रा मीडिया से लड़ लो, अदालतों से लड़ लो, फौज से लड़ लो, उससे लड़ लो, मज़ा नहीं आ रहा, कोई मतलब मज़ा नहीं आ रहा। पार्टी के अंदर इसे चौधरी सार अली खान से लड़ लो, फलाने से लड़ लो, तो इनसे कोई लड़ाई झगड़ा कोई ना कोई निकल जाता है। ये शहबाज शरीफ साहब की खूबी कहें, उनको जो भी कहें, मिजाज कहें, या वो उनको जो उनको SOPs बताई गई हैं, जो उनके लिए हैं कि ये 1 2 3 4 करना है, उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। सो मुझे तो नहीं लगता, मतलब पार्लियामेंट में आपकी अब 2/3 आपकी मेजॉरिटी हो चुकी है, तो आपको क्या चैलेंज है? अच्छा, पूरी PTI जो है इस वक्त बिल्डोज होकर तो क्रश हो चुकी है। खान साहब जेल में 2 सालों से, हंगामे हुए, प्रोटेस्ट हुए, कुछ भी नहीं कर सके। 10-10 साल उनको सजाएं हो गई हैं, बाकी लीडरों को होनी है, डिसक्वालिफिकेशन उनकी होगी। 3-4 बड़े लोग थे पार्टी के जो आगे कौमी असम्बली में प्रॉब्लम पैदा करते थे, सेनेट में या वहाँ पे पंजाब असम्बली में, उनको आपने वो डिसक्वालीफाई हो गए, सजाएँ हो गई, तो बच क्या गया पीछे? 20-25 लोग बेचारे वो बच गए। PTI वाले आते हैं, हंगामा करते हैं, वहाँ पर कागज़ फाड़ते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं और अपनी तनख्वाह वसूल। आपके ख्याल में इतना कोई बड़ा कंसर्न? मेरा नहीं ख्याल है, मतलब मैं अपेरेंटली देख रहा हूँ कि कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस इस वक्त अपने लिए खुद ना पैदा कर लें, तो दैट्स अनदर थिंग। अब जैसे ख्वाजा साहब ने एक थ्रिल पैदा कर दिया, बयान दे के, स्टेटमेंट दे के, अगेन मतलब एक नई खबर दे दी, वो मीडिया को एक और साइड पे लगा दिया कि इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, कि ब्यूरोक्रेसी पे फोकस हो गया। सो वो भी थोड़ा पहली दफ़ा हुआ। सो इस तरह के इश्यूज हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी के अंदर PTI 9 मई की सजाएं, अब जायदादों की नीलामी हो रही है, आपके ख्याल में आगे क्या होने जा रहा है PTI के साथ? मेरा ख्याल PTI के पास बड़े अच्छे चांसेस थे कि अपने आप को रिकवर करते, स्पेशली वो जो इमरान खान साहब का भी वही साहब हो गया इस वक्त, जो वहाँ पे इस वक्त ट्रंप साहब और मोदी साहब का हो गया ना। सम टाइम आप अपने ईगो में फंस जाते हैं। इंसानी ईगो बड़ी खौफनाक चीज़ है, ये आपको तरक्की भी कराती है, ऊपर भी ले जाती है, 6 फुट नीचे भी ले जाती है ज़मीन पे। इट्स अप टू यू कि हाउ डू यू यूज़ दैट। अपनी ईगो जो है, ईगो के लिए इंसानों ने बड़ी जानें कुर्बान की हैं, मरे हैं, मारा है लोगों को, सब कुछ किया। अब जैसे वो फंसे हुए वहाँ पे, इतने बड़े 2 पावर्स हैं, अमेरिकन और भाई आप उनको देखें। इतनी सी एक बात कहनी थी, ट्रंप साहब ने क्या डिमांड की थी बिफोर कमिंग टू इमरान खान साहब, उन्होंने कहा जनाब कि आप एक्नॉलेज करें कि मैंने सीज फायर करी है। हम समझदार निकले, हमारी फौजी क़यादत, हमारी पॉलिटिकल क्या, उन्होंने कहा जी आप बादशाह सलामत, आपकी वजह से बच गए हम। इंडिया ने रिजिडिटी दिखाई। भाई आप उनके ट्वीट पे इतना कहना था कि थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट फॉर मतलब एंश्योरिंग पीस, 1 लाइनर देना था ना कि आपने खित्ते में आपने पीस करा दिया। वो ईगो में आ गए, उन्होंने कहा ट्रंप को हम कहेंगे कि ट्रंप बड़ी शाय, या हम उनकी बात मानेंगे। वो मोदी साहब पहाड़ पे चढ़ गए, नतीजा आप सामने देख रहे, पूरा मुल्क भुगत रहा है सर उस पर जो टैरिफ लगा। यहाँ पे भी क्या हुआ, खान साहब का पूछा आपने, फौज ने कहा था आपको कि जनाब कि आप सॉरी करें, आपने 9 में किया। ये एक उनको वे आउट दिया कि विन विन सिचुएशन की गई। फौज के लिए भी बड़ा मुश्किल था, ईगो में फंसी खड़ी थी, जनाब पॉलिटिकल पार्टी है, पहली दफ़ा उन्होंने हम पे अटैक कर दिया। अगर हम इनको कोई आके कोई इनसे सॉरी भी नहीं कराते तो हमारी अपनी फौज के मसले शुरू हो जाएंगे कि हमारा कमांडर जो है शायद वो इतना पावरफुल नहीं है, एक सियासी लीडर हमारे ऊपर आके सवार हो गए, क्योंकि फौज का अपना एक मिजाज है पिछले 78 सालों का वट का। उन्होंने फिर भी रास्ता दिया कि भाई साहब आप सॉरी करें। खान साहब ने कहा मैं क्यों सॉरी करूँ, मैं तो पॉपुलर लीडर हूँ। खान साहब हालांकि कह सकते थे कि, मेरा ये ख्याल है, माई व्यू, कि वो कह सकते थे कि 9 मई वाले दिन कि मैं तो उसमें था, कस्टडी में था, भाई मुझे तो नहीं पता, वर्कर्स ने किया, आपने किया, मैंने, किसने किया, लेकिन अगर मेरी पार्टी ने किया, विच यू बिलीव दे हैव डन इट, आई एम सॉरी। नहीं करना चाहिए था, आई एम। एक लफ्ज़ सॉरी का मुंह से निकला ये कहने के लिए कि मेरा जो क्राउड है, मेरी जो सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है, वो खान डर गया, खान थले लग गए, खान दबक गए, वही ईगो।
सो खान साहब ने उस ईगो को अपनी बचाने के लिए, फॉलोअर ने ये भी मान लेना, वो सब कुछ मान लेते, मैं इस्लामी सॉरी तस्लीम कर लेते। सियासतदान है खान साहब, इसे सियासतदान, उनके फॉलोअर उनको जो भी महात्मा समझें, एक पावर ग्रैबर है लाइक एवरीवन एल्स, वो भी पावर में जाना उसमें चाहते हैं, और पावर के लिए हर किसी को मतलब हर बार जो बाकी यूज़ करते हैं यहाँ पे उन्होंने भी किया है। एक लफ्ज़ मतलब उन्होंने थैंक यू नहीं कहा मोदी साहब ने, ये पॉपुलिस्ट ये लीडरशिप का आपको मैं उनकी आपको फेलिंग बता रहा हूँ, उन्होंने थैंक यू नहीं कहा कि हम बड़ी हम अपनी भगवान है, हम ये ट्रंप को कहें। खान साहब ने लफ्ज़ एक सॉरी का लफ्ज़ नहीं, खुद भी बेचारे जेल में हैं, स्पाउस भी जेल में है, भांजे भी जेल में है, पूरी पार्टी जो उनको 10-10 साल सजाएं करवा दी हैं, जेलों में तबाह करवा ली, ठीक, लेकिन वो कहते हैं जनाब कि हम ये कह दिया तो खान तो फिर खान नहीं रहेगा। मोहसिन भाई, आपके नज़दीक ये जो जायदादों की नीलामी, सजाएं, आगे अब आप क्या पीटीआई के साथ होता देख रहे हैं? क्लासरा साहब का ये ख्याल है कि वो एक टेम्पररी सॉरी करके आगे बढ़ जाते, वो एक फेज़ था, फिर भूल भी जाना होता लोगों ने, और फिर स्पेस क्रिएट हो जाती बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है अब आगे क्या होने जा रहा है? और मेरी राय भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि अब सॉरी से काम बहुत आगे चला गया है, और अब ये सॉरी भी पुराना वो कोई इनके लिए एक स्पेस थी, इट्स नो मोर अवेलेबल, दैट पैकेज इज नॉट अवेलेबल एनी मोर। गो एड, आपकी क्या राय है, क्या होने जा रहा है? अदर बेसिकली उसकी जो मेंटालिटी है खान की, वो ये समझ रहा था कि मैं सोशल मीडिया के जरिए प्रेशराइज करके, डरा के लोगों को, बहुत से लोग सोशल मीडिया से जो बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलोच था, उससे बहुत से लोग डरे। उसके बाद इन्होंने समझा कि मैं शायद पब्लिक स्पोर्ट दिखा के इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूंगा और मैं इनको टेबल पे ले आऊंगा। देखिए वो फौज है, वो इस तरह डर के तो टेबल पे नहीं आएगी। क्लास्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको बहुत मौका मिला। पॉलिटिशियन यही होता है कि वो वक्ती तौर पर कंप्रोमाइज भी करता है, ऐसे कंप्रोमाइजेस करता है जिसके ऊपर आम दुनिया हैरान रह जाती है कि यार ये इन्होंने कैसे कर लिया, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि ये खाली इमरान खान की जात नहीं है, उसके पीछे बहुत से लोग हैं जो अभी बेचारे जेलों में हैं और पिछले 2-2.5 सालों से जेलों में हैं, और आपने देखा उनको सजाएं भी शुरू होगी। तो मकसद ये था कि एक तो ये बात है कि दिमाग से खाली है, पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। वो ये समझ रहा था कि मैं इतना पॉपुलर हूँ, भाई पॉपुलरिटी तो यहाँ पे बड़े बड़े आए, लोगों को फांसियां हो गई, लोग बेचारे जीते हुए हार गए। तो ये जरा डायनामिक्स इस पाकिस्तान की डिफरेंट है। आपने मौके से फायदा नहीं उठाया। अभी आप चाहते हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं कि मेरी किसी तरीके से एनओरो भी मिले, माफी भी हो जाए। वो टाइम गुजर गया, वो हालात उन्होंने कंट्रोल कर लिए, उनके पास डे बाय डे पावर ज्यादा आ गई। जुडिशरी थोड़ी सी इनके साथ इंक्लाइंड थी, उसका भी सफाया हो गया, आपके सामने है जुडिशरी। अब तो अब जरा उनको लग रहा है पीटीआई को कि हालात जो है वो उनके लिए आने वाले दिनों में अच्छे नहीं होंगे। तो उन्होंने ऐसा मतलब ऐसी जगह टक्कर ले ली है जो पाकिस्तान के अंदर अगर आपने सियासत करनी है, तो अगर आप ये समझे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से लड़कर दबाव में लाके उनको खौफजदा करके मैं यहाँ सियासत करूंगा, तो वो तो आदल नामुमकिन सी बात लगती है। आपको क्या लगता है, एक वजह ये भी है कि जो अमेरिका का पाकिस्तान के करीब आना, डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के लिए एक डिफरेंट बिहेवियर और इंडिया को सही मायनों में स्क्रू करना, प्रेशराइज करना, आपको लगता है ये फैक्टर भी है कि दे हैव रियलाइज्ड देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम यूएस एज वेल? देखिए मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, जब ये पावर में आए तो हमें भी एहसास हुआ कि न्यू कॉन इनकी सपोर्ट में है, और न्यू कॉन के जो लोग हैं वो यहूदी एक लॉबी ग्रुप है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है अमेरिका में। तो इनकी सारी होप वहीं पे थी कि जी वो आएगा, वो प्रेशराइज करेगा और ट्रंप शायद इनके लिए कुछ कोशिश करेगा। लेकिन आपको पता है कि अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो आपको रोड मैप दे देती है। और यहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो रोड मैप, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। अब वहाँ पे जब ट्रंप साहब आए, वो लॉबी ने कोशिश शुरू में बहुत की, लेकिन ट्रंप ने कोई ऐसा क्लियर कट स्टेटमेंट इनके हक में या वैसे नहीं दिया, और दे भी नहीं सकता था, बिकॉज लॉ ऑफ लैंड जो है वो प्रवेल करती है। इनको अदालतों ने सजा दी है, मिलिट्री कोर्ट्स ने अभी सजा नहीं दी। तो उसमें आप कोई भी किसी गैर मुल्क का प्रेसिडेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकता। दूसरी सिचुएशन ये हुई कि अब स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान, क्योंकि ये जो हमारी वॉर हमने विन की इंडिया से, उसमें पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गया, खित्ते की हद तक भी और इंटरनेशनली भी।
और दे रियलाइज कि जो इंडिया की तैयारी उन्होंने सबने मिलकर की थी चाइना के खिलाफ, तो वो तो पाकिस्तान से ही ढेर हो गया, तो चाइना इज टू बिग टू फाइट विद। तो लिहाजा उन्होंने ये रियलाइज किया कि हमें वो खोना नहीं चाहते इंटरनेशनल, खासकर अमेरिकन। तो उसके बाद ईरान की जो वार हुई उसमें भी एक ऐसा रोल हमने प्ले किया जिसको पूरी दुनिया रिकग्नाइज कर लिया कि ये पाकिस्तान ही कर सकता है। तो पोजीशन हमारी बहुत बेहतर है। अभी जो मुलाकात चीफ साहब की वहाँ पे हुई उसमें ये जिक्र हुआ कि चाइना के साथ उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लाइक अ ब्रदरली एंड मोर देन अ ब्रदर कंट्री। तो उसमें वो बैलेंस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया मतलब आप गैजेट्स जितने मर्जी ले लें लेकिन विल से ही जंगें या फाइट लड़ी जाती है, वो उनके पास उस चीज की कमी थी। तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात अमेरिका के साथ मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है। अभी तो आप समझ रहे हैं इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज होना, ये एक नई डेवलपमेंट्स वॉर्स का होना, ये सारे फैक्टर्स भी जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी इसको उसने अच्छा खासा इफेक्ट कर दिया। उसमें तो पीटीआई और इमरान खान 100 मील नजर नहीं आएगा और ना था। वो लॉबिस्ट आपको पता है कैसे काम करते, वो पैसों से काम करते हैं। तो ऐसे इंटरनेशनल हालात में अमेरिकन दे हैव बिगर गोल एंड थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान, नॉट फॉर इमरान खान। दे डोंट केयर कि हु इज इमरान खान। बात यह है कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप। इमरान खान इज नॉट पाकिस्तान। ठीक है, गलत फहमियां हो जाती हैं, पावर में आप आते हैं, आप सोचते नहीं कि आपने क्या किया। और पावर जो है वो बड़ी टेम्परेरी चीज है, आज है कल नहीं होगी। आपको ये रियलाइज करना है जो आप कर रहे हैं ये आपको कल फेस करना पड़ेगा। तो अभी इन्होंने जितने पॉलिटिशियंस जो इनके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके हेड्स के बारे में जो गुफ्तगू की, जिस तरह उनका मजाक उड़ाया, जिस तरह उनको जेलों में भेजा, आप देखिए ये सजाओं की अपील एंड ऑफ द डे उसी जरदारी साहब के पास जानी है जिसको ये कहते थे मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी तो बंदूक की निशिस्त पे है जरदारी। तो बात यह है कि बात इतने बड़े ओहदे पे आप चले गए, आप मुंह पे हाथ फेर के उनके बारे में जो गुफ्तगू कर रहे थे वो आपको मुनासिब नहीं थी। ठीक, आपको सोचना चाहिए, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उसको अपनी जो हुक्मरान है ना आदिल, उसकी सोच और उसका दिल बड़ा होना चाहिए। कमीना आदमी तो अपना घर नहीं चला सकता, मीन लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते। और वाकई आप देखिए जिस किस्म का इसका बिहेवियर है और कंडक्ट है, ये तो हुक्मरान बनने के काबिल नहीं था। वो सब हम लोगों की गलत फहमी थी या इसके जो फैन फॉलोइंग है उनकी गलत फहमी थी। 4.5 साल आप इसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। ही वाज द वन ये पाकिस्तान को चेंज कर सकता था, लेकिन इसने वही मार धाड़ रिवेंज और सारा फोकस उसी पे रखा। राइट, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवालात अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक। क्लास साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए, बाकियों को 10-10 साल कैद की सज़ा हो गई। अब कुरैशी साहब का बरी होना ज़रा एनालाइज करें कि क्या वो जो बैरिस्टर गौहर साहब और 8 वकीलों की पार्टी और फिर उसमें मतलब हर तरह के लोग ज़ाहिर पार्टी के अंदर होते हैं, लेकिन हस्बे ज़रूरत पीटीआई कभी वकील ले लेती है, कभी इलेक्टेबल्स ले लेती है। अब क्या होने जा रहा है? क्या कुरैशी साहब की पार्टी पे ग्रिप कोई आएगी या वो उनकी वो पोजीशन नहीं होगी? एक तो इस पर ज़रा एनालाइज कीजिएगा। दूसरा, ये जो अमेरिका फैक्टर है, जितना पाकिस्तान अमेरिका की इस वक्त रिलेशनशिप जिस तरह चल रही है और फिर इंडिया के साथ रिलेशनशिप, अमेरिका का टैरिफ और साथ जब ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट या स्टेट के साथ जब किसी स्टेट के कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश या स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो फिर डोमेस्टिक इंटरनल मैटर्स बड़े ईजी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आप देखते हैं कि फर्दर जो इस वक्त अपोजिशन करने की कोशिश करेगी उसको टफ टाइम और मिलेगा। यहाँ से शुरू कर लेते हैं टफ टाइम से। मेरा दोनों सवाल आपके सामने मैं हम ये पहले उस सेगमेंट में ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोजीशन टफ टाइम की पोजीशन पाकिस्तान की हद तक तो नहीं रहेगी। अभी हम वही इशू डिस्कस कर रहे थे। तो पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो हैं, जैसे मोहसिन बेग साहब भी कह रहे थे कि इस वक्त स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप होते हैं। आर्मी हो या पॉलिटिशियंस हो, जो मतलब हुक्मरान है, वज़ीर आज़म, वो कुछ देने की पोजीशन में है ना अमेरिका को। उनको जो भी चाहिए वट एवर, उनको क्रिप्टो करेंसी में उनको कोई हेल्प चाहिए, उनको मिनरल्स में चाहिए, ठेकों में चाहिए, वो दे सकते हैं ना। खान साहब तो जेल से बैठ के कुछ नहीं दे सकते। सो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि पावर टॉक्स टू पावर जैसे कहते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ बात करेंगे। लिहाजा पोजीशन का तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। खान साहब के अपने भी, जैसे उन्होंने कहा है बेग साहब ने, बहुत सारे अपने भी ब्लंडर्स हैं, गलतियाँ भी हैं। बात करो तो फिर आगे से वो कहते हैं जनाब खान
जो कुछ किया ठीक है, चलें ठीक किया होगा सर, उनकी मतलब हम क्या कह सकते हैं, उनकी पार्टी उनके फैसले हैं, एंड ही इज़ फेसिंग द कंसिक्वेंसेस अगर अच्छे या बुरे हैं। नो कमिंग टू द पॉइंट जो आपने बात की शाहमूद कुरैशी साहब की। सर कुरैशी साहब के 2-3 आप उनको देखें, खान ये उस वक्त इमरान खान साहब को साइफर पे किसने लड़ाया फौज से? शाहमूद कुरैशी साहब ने लड़ा, ये रिकॉर्ड पे, ये मैं नहीं कह रहा। उन्होंने कहा साइफर आया, मैं जब 2-4 दिन पढ़ा रहा, फिर मैंने देखा और मैं उसकी कापी उठाई और मैं ये प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गया। अब एक समझदार और मतलब फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनकी मान लिया कि जनाब कि इनकी ड्यूटी थी कि प्राइम मिनिस्टर को बताते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को साथ में गाइड करना भी आपका ही काम था एज ए फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर। जो बाद में आपको याद हो जब ट्रायल हो रहा था वहाँ पर इसका ये कोर्ट में हो रहा था, तो उस वक्त के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, मेरे को सोहेल साहब थे, अगर मैं उनका नाम सही याद रखा हूं, सोहेल जी सोहेल साहब थे। उन्होंने कहा जी मैंने इनको ये ब्रीफ किया था, बताया था कि इस इशू को आप पॉलिटिकल मत बनाएं, ये इस तरह के डोजियर आते रहते हैं, हुकूमतें हमें भेजती रहती हैं, वी विल हैंडल इट, वी विल डील इट। आपने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बताना था कि सर ये साइफर आया है एंड फॉरेन ऑफिस इसको अपने तरीके से हैंडल कर लेगा, आप इस पर कुछ ना करें, हमारे तल्लुकात ख़राब होंगे, जो हमारे भी इंटरेस्ट में नहीं है आपके भी नहीं है। उन्होंने नहीं मानी, इन्होंने जाके दिया और फिर खान साहब ने कहा हम इस पर खेलेंगे। और फिर यहाँ पे जलसा आम हुआ था, यहाँ पे इस्लामाबाद रावलपिंडी में, उन्होंने एक वो मैंने कवर किया था वो जलसा। अच्छा आपने खुद देखा होगा। फिर उन्होंने कागज़ का टुकड़ा था या साइफर था, ये देखें जी मैंने इमरान खान साहब को अमानत उनकी दे दी, अब कौम जाने खान जाने और अमेरिका जाने, ये अल्फाज है उनके। खान साहब को इस लाइन पे लगाने वाला, उनकी लड़ाई कराने वाला, मैं यूरोपियन यूनियन ने आपको लेटर लिखा कि हमें यूक्रेन पे आपकी सपोर्ट चाहिए, दुनिया भर में होते हैं ना, हम भी तो कश्मीर पे सपोर्ट मांगते हैं ना यूरोप की। अच्छा हमारी बहुत सारी टेक्सटाइल जाते $1 बिलियन के G+ स्टेटस दिया हुआ है, उन्होंने कि हमें सपोर्ट करें कि यूक्रेन इज हमारी वो है यूरोप की वार है। इन्होंने जाके मल्सी में खिताब कर दे हम गुलाम थोड़े, हमें यूरोप कह रहा है जी हमें आप सपोर्ट दें। तो ये शाहमूद कुरैशी साहब की एज ए फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर फेलियर्स हैं कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को पूरा प्रॉपरली आपने ब्रीफ नहीं किया या रोका नहीं है, आपने उनको पिच कर दिया अगेंस्ट होम, यूरोप के पिच किया, अमेरिका के पिच किया, फौज के अगेंस्ट पिच किया, और पिच कराने के बाद लड़ा लड़ू करने के बाद लेटर लिखते हैं। अभी पिछले दिनों वो मुनीब फ़रूक साहब के उसमें थे, शो में थे, तो वो बता रहे थे उनके ज़राए के मुताबिक कि शाहमूद कुरैशी साहब ने किसी को कहा कि भाई साहब खान साहब को समझा नहीं रहे, दुनिया बदल गई है, दुनिया चेंज हो गई है जंग के बाद, तो इस वक्त फ़ौज से टकराने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कि कुरैशी साहब को अब अकल आ रही है, जब वो साइफर पे लड़ा रहे थे और जाके उनको खान साहब को आप उनको मतलब वो क्या कहते हैं पेट्रोल पे तीली आप मतलब लगा रहे थे और खान साहब भी टक्कर गए थे और जिससे लड़ाई हुई, तो उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया कि जनाब के फ़ौज से हमने लड़ना है या नहीं लड़ना, साइफर पे हमने अमेरिका से लड़ना है या यूरोप से हमने लेटर पे लड़ना है। लड़ा लड़ू के करने के बाद अब मैं को पीस मेकर के तौर पर उन्होंने मार्च किए हैं कि जनाब के खान साहब को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। सो कुरैशी साहब हमेशा ये काम करते हैं। पहले रेमंड डेविस के मसले पे किया, याद है आपको, उस वक्त भी इन्होंने यही किया, भाई आप फॉरेन मिनिस्टर है, रेमंड डेविस का मसला हो गया, प्रॉब्लम है उनकी हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी, यू बीइंग द फॉरेन मिनिस्टर कम आउट विद अ सॉल्यूशन, इसीलिए आपको रखा गया ना। आपने बकायदा रिजाइन करके दूसरे दिन टीवी पे बैठ गए थे वहाँ इंटरव्यू देने का, मैंने कहा शायद उनको तलत हुसैन साहब को दिया था अगर मुझे याद पड़ता है। आपने सारे का कच्चा छठा खोलना शुरू कर दो। भाई एक फॉरेन मिनिस्टर का काम होता है, वो 50 साल बाद मेमोर्स लिखता है, वो दूसरे दिन इस्तीफा देने के बाद टीवी पे बैठ के अपनी हुकूमत के राज और न्याज के मेरे भाई ये दबाव था, हुकूमतों पे कहाँ दबाव नहीं आता, आप चैनल पे काम करते हैं, आप पे दबाव नहीं आता, मोहसिन बेग साहब पे दबाव नहीं आता, हमारे पे नहीं आते, हमको टीवी पे आके बताना शुरू कर देते हमारे ऊपर ये दबाव आ रहे, आते हैं हर एक पे आते हैं। तो ये शाहमूद कुरैशी साहब ने जो अपने तई एक स्मार्ट मूव की थी, मतलब खान साहब से अपनी बदला ले रहे थे कि खान साहब को अमेरिका से भी लड़ा दो, यूरोप से भी लड़ा दो, फौज से भी लड़ा दो, लड़ा दे ममूले को शहबाज, अल्लाह आपका भला करे, आपने मुंह की बात मतलब यू हैव नेल्ड इट। सो कुरैशी साहब जो हैं, मुझे नहीं लगता कि इन तमाम इश्यूज़ में अब जिस तरह उनको फेवर मिली है, लोग समझते हैं कि कुरैशी साहब को फेवर दी गई है या जैन को मिली है जो उनका बेटा जो है जिस तरह के उन पर इल्ज़ाम थे, लेकिन पीटीआई के अंदर इनके एक्सेप्टेंस लेवल 0 है, ये जहन में रखें। तो आपके ख्याल में कोई स्पेस बड़ी मेरा नहीं ख्याल है, और खान साहब खुद देना भी नहीं चाहेंगे। नहीं, खान साहब ने कभी इनको पसंद भी नहीं किया, ये मैं ज़ाती तौर पर चीज़ें जानता हूँ। मसलन ये जब इलेक्शन हुए थे, इनको बड़ा शौक था कुरैशी साहब को कि मैंने वज़ीर आला बनना है, आज का नहीं है, इनको पिछले 30 साल का पुराना इनको शौक है। अच्छा वो हर ये पॉलिटिशियन को होते, फेयर इनफ। इनको जब ये बने थे वहाँ पे, इनको एमपी की सीट ये हार गए थे, वहाँ सलमान नईम लड़का है मुल्तान का, उससे, और इन्होंने बकायदा एक दो खान साहब ने फ़ोन करके, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई दोस्त है मेरे, उनको फ़ोन करके कहा था शाहमूद कुरैशी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो आफ्टर द इलेक्शंस कि ताकि ये वज़ीर आला इसको नहीं बनाना मैंने। और कुरैशी साहब ने जाकर पटिशन करके वहाँ से स्टे ले लिया था उससे सलमान नईम का कि इसको हलफ नहीं उठाने देना। एमपी की सीट कुरैशी साहब हार गए थे, हरा दी गई, इंडिपेंडेंट जीत गया था ना, वो इंडिपेंडेंट जीत गया था ना, वो पहले उसको पीटीआई में था ना, वो लड़का जो उसको टिकट नहीं दिया खड़ा हो गया और उसने हरा दिया कुरैशी साहब को मुल्तान से। तो कुरैशी साहब ने कहा नहीं मुझे तो हराया गया है। तो खान साहब नेवर वांटेड हिम
बल्कि मुझे याद है, आपको शायद याद आ गए आ जाए कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और ये 28 या 27 फरवरी वाला मेरा ख्याल इंडिया के साथ 2019 में हमारी डॉग फाइट जो हुई थी, और बाद में खान साहब ने ब्रीफ किया था जर्नलिस्टों को 2019, वो उन्होंने बताया था, तो वो ही वॉजंट हैप्पी विद शाहमूद कुरैशी, आई वॉज देयर, और बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, वो तो कह रहे थे कुरैशी साहब को पता नहीं था। फिर खान साहब कहते हैं जनाब बाजवा है, मैं आया, फिर पूरी दुनिया से हमने राब्ते किए, कुरैशी साहब तो पता नहीं कहाँ थे। ये खान साहब के अल्फाज हैं। सो खान साहब कभी भी कुरैशी साहब से राज़ी नहीं थे। एक तो जलसे में उन्होंने पता क्या कहा था, मेरा ख्याल है उन्होंने किसी को लाहौर में जलसा था, जो स्टेज पे बैठे थे, कुरैशी साहब ने उस वक्त भी समझदारी की थी जब ये इन्होंने छोड़ी ना पीपल्स पार्टी। पहले ये रेमंड गए थे नवाज शरीफ साहब के पास कि आप क्या ऑफर करते, टेबल पे क्या है, वहां से इनको मर्जी की टेबल नहीं मिली तो खान साहब के पास है। खान साहब ने इस बात का बुरा मनाया कि अल्टरनेट चॉइस रखा है इन्होंने, ये हमारे पे इनको एतमाद नहीं है कि आई विल डू समथिंग। तो इन्होंने एक जलसे आम में कहा था अपने किसी रिसर्चर को कि आपको वो ढूंढ देगा इसका क्लिप। इन्होंने ये शामिल कुरैशी बैठा हुआ है, ये तो कहता था हम कुछ कर भी नहीं सकेंगे, इसको तो हम पे एतमाद ही ना, देखो आज देखो कितने लोग हैं। सो कुरैशी साहब को इमरान खान साहब ने एज सच कोई बिग तरीके से कभी ओपनली भी, अगर मुझे तो नहीं याद पड़ता किसी जलसे में, इंटरव्यू में, पार्लियामेंट में कभी उन्होंने कुरैशी साहब को दिल से खुलकर उन्होंने कोई दाद दी। अगर मैंने मिस किया तो मुझे नहीं पता। जी बेग साहब, आपके ख्याल में ये क्या होना है जो शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीफ मिल रहा है, बाकी 10-10, 5-5 साल की सजा पे हैं, क्या वो पार्टी का चार्ज संभालेंगे, या जिस तरह क्लासरा साहब कह रहे हैं कि ना उन पर एतमाद पार्टी को या खान साहब को था, ना है, ना आगे होगा? नहीं, वो क्लासरा साहब ने ठीक ही कहा है। कुरैशी साहब की जो पर्सनैलिटी है वो नाकाबिले एतबार है शुरू दिन से ही। इनका तर्ज सियासत भी बहुत ही मशकूक रहा। अगर आपको याद हो 2008 में जब पीपल्स पार्टी विन कर गई और शाह साहब कोशिश में थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, तो काफ़ी मुलाकातें में, आपको पता है मेरे घर के सामने ही ये लगे हुए थे। तो मुझे मुशर्रफ साहब के जो तारक अजीज साहब फोत हो गए, उन्होंने मुझे कहा कि जरदारी साहब को बता दें कि जो मर्जी चूज कर लें, लेकिन इस शख्स को चूज ना करें, ये इनके लिए बेहतर नहीं होगा। फिर उनकी मुलाकात और वो स्टोरी मुझे याद है आज तक। उन्होंने कहा कि ये हमारे पास आया था चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, और ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ वादा माफ गवाह और आपके खिलाफ ये सब करना चाहता था। तो मैंने, तारक साहब ने कहा कि मैंने जब इसकी ये सारी बातें सुनी तो मैंने कहा आपकी जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच, ना आपको हमने वादा माफ गवाह बनाना है। अगर एक शख्स इतना अरसे बाद अपने पार्टी या अपने जो कोलीग्स हैं उनके खिलाफ ये गुफ्तगू कर रहा है, तो ऐसे बंदे को तो नजदीक नहीं बैठाना चाहिए। अब रहेगी बात कि इनको सजाएं क्यों नहीं हुई। इनकी डील जब पहले अरेस्ट हुए तो डील हो गई थी, फिर शाह साहब बाहर आ गए और मीटिंग शुरू की, तो इनको लगा कि शायद इस पार्टी का चेयरमैन मैं बन जाऊंगा, और इन्होंने फिर मीटिंग्स और थोड़े से बयानात ऐसे दिए, उन्होंने उठा के दोबारा अंदर कर दिया। आपको याद होगा ये जेल से निकले तो बाहर दोस्त खड़े हुए थे, उन्होंने इनको जेल से निकलते साथ ही पकड़ के फिर दोबारा केसेस में, और अब इनकी बरियत होगी। उस वक्त से ये जेल में ही है। तो नेचुरली मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ इस फैमिली के लिए तो शायद ख़त्म हो, क्योंकि जैन ने वोटिंग में बिल्कुल उनको बता दिया या मैं एब्सटेन करूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आके गवर्नमेंट के हक में वोट भी डाल दूंगा। तो वो इन सबको पता है, इन्होंने शोकाज भी उसको दिया जैन को। तो मैं नहीं समझता कि तरीके इंसाफ में इनके लिए अब कोई जगह है, ये शायद कोई नया ही ठिकाना तलाश करेंगे। और वैसे भी जिनको सजाएं नहीं हुई और जिनको हुई है, मैं आदल उस पर मेरी जो पर्सनल राय है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंस सेट हुआ है कि जो लोग मुखबर बन जाएं, अपने लोगों के साथ गद्दारी करें, आप उनको माफ़ कर दें। हालांकि मुखबर की सज़ा बाकियों से सख्त होनी चाहिए कि वो 2 नंबरी करता है, धोखा देता है। तो मैं तो इस चीज़ पे खफा हूँ कि जिनको आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे या बाकियों के खिलाफ स्टेटमेंट और वादा माफ गवाह बनने पे छोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि 9 मई के मुकदमात में अगर सजा होनी थी तो क्रॉस द बोर्ड होनी थी जो इन्वॉल्व थे, और जो नहीं इन्वॉल्व थे, बिल्कुल नहीं थे, मैं समझता हूँ उनके ऊपर रहम होना चाहिए था। जैसे वर्कर्स पिछले 2.5 साल से बंद हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है? वो तो अगर आज भी आप उनको सजाएं दें तो उनकी सजा 2.5 साल पूरी हो चुकी होगी। वो तो बेचारे जैसा उनको कहा गया उन्होंने वैसा किया। तो जो लीडरान थे जिन्होंने इंस्टिगेट किया, जिन्होंने प्रवोक किया वर्कर्स को, जिन्होंने उनको इंस्टॉलेशंस के
जगह बताएं, जिन्होंने प्री प्लान करके ये सारा करवाया, सजाएं असल में उनको चाहिए थी और उनको फिर माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी। ठीक, राइट, थैंक यू सो मच मोहसिन बेग साहब, रऊफ क्लासरा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने BLA और इसकी झेली तंजीम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है, जिसका सेहरा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जाता है, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका को मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, जिसकी वजह से सदर ट्रंप ने अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस अहम मौके पर आज एक बार फिर दुनिया को ये पैगाम देना ज़रूरी है कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत इरादा रखता है। अमेरिका की जानिब से बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसका हिस्सा मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देना दरअसल पाकिस्तान के दुख, कुर्बानियों और खून से लिखी हुई कहानी का एक बाब है, क्योंकि ये वो तंजीमें हैं जो सिर्फ मासूम इंसानों का खून बहाती हैं। चाहे कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका हो, गवादर पोर्ट पर हमला हो या पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की खूनी हाईजैकिंग। 2024 में BLA और इसकी झेली तंजीम दहशतगर्दी के कुल 171 वाक़यात में मुलव्विस थी, जिनमें 225 लोग जाँ बहक हुए। BLA को अमेरिका ने 2019 में स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप करार दिया था, जिसके बाद BLA ने मजीद ब्रिगेड के जरिए मजीद हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। आज इन दोनों तंजीमों को अमेरिका ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट में डाल दिया है। यह अमेरिकी इक़दाम दहशतगर्दी के खिलाफ ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तानी कोशिशों पर एतमाद का मज़हर है। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को बताया कि बलोचिस्तान या मुल्क के किसी भी कोने में होने वाली दहशतगर्दी ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा ख़तरा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।